प्रश्नावली 2 बहुपद। इसमें देखिए प्रश्नावली 2 में बहुपद के लिए यहाँ पर हम चर को देखेंगे कि चर किसे कहते हैं। तो चर एक ऐसी चीज है, इसे हम वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ज्ञात करते हैं तो वहां पर इसके मान को जब भी ज्ञात करेंगे तो हमें वास्तविक संख्या का मान प्राप्त होता है। और चर को हम अधिकांश एक्स, वाई और जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में इसमें एक अचर आता है। अचर इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है ये इसको अधिकांश हम ए, बी या सी, डी इस प्रकार से इसको आगे तक प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब देखिए ये तो यहाँ पर ये कोई इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके मान में परिवर्तन यानी कि ये अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम देखेंगे कि इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि इसके मान को हम ज्ञात करेंगे तो इसका मान हमें कभी इसके जब भी उस बहुपद दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उसके मान अलग अलग ज्ञात होते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चर होते हैं। चर को हम एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अचर को हम ए बी सी डी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें एक चीज होती है बहुपद के लिए कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है आपका, ये मिलकर बना होता है एक अचर, किससे मिलकर बना होता है, एक तो अचर और एक चर, यानी कि इन दोनों का ये गुणनफल होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि ये ए मान लिया हमने कि एक अचर है, ठीक है, और एक चर कौन सा हो जाएगा, एक्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो ए एक्स है ये क्या कहलाएगा, ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी कि बहुपद का प्रत्येक पद में क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये जो है ये बीजीय व्यंजक कहलाएंगे सभी। क्या कहलाएंगे, सभी। यहाँ पर आप देखेंगे अचर क्या है, अचर इसके आगे हम एक मान लेते हैं तो अचर एक हो जाएगा, एक चर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर भी अचर क्या है, 2 है, और चर क्या हो गया, x। यहाँ पर अचर 5 है और यहाँ पर x की घात 0 है, इस वजह से इसको ये इस प्रकार से लिख सकते हैं जो कि आपका एक चर है। तो बहुपद में इस प्रकार से जब भी लिखा होगा तो इस प्रकार से लिखा होता है। और यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक इस प्रकार से होता है जो कि एक चर और एक चर के गुणनफल से बना होता है। तो यहाँ पर हम अब इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है बीजीय व्यंजक, ठीक है, बहुपद के लिए। अब सभी बीजीय व्यंजकों में चर के जो घात होते हैं, घातांक होते हैं, वो पूर्ण संख्या होते हैं। यानी कि जब भी हम कोई व्यंजक लिखेंगे तो वो आपका किस प्रकार का होगा, यहाँ पर देखिए कि जैसे सभी बीजीय व्यंजक होते हैं आपके, जो हमने बात की अभी, सभी बीजीय व्यंजकों को चर के घातांक, यानी कि अभी हमने x देखा, इसके घातांक किस प्रकार के होते हैं, इसके घातांक पूर्ण संख्या वाले होते हैं। यानी कि इसमें पूर्ण संख्या का प्रयोग किया जाता है घातांक के लिए। यानी कि इसके घातांक किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पर उदाहरण भी देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो सभी बीजीय व्यंजकों को चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहते हैं इसमें। और ये किस प्रकार के होते हैं, और इस रूप के ये इस रूप के व्यंजकों को क्या कहते हैं, को एक चर वाला बहुपद बहुपद कहा जाता है। यानी कि
जो भी हमने एग्जाम्पल देखे यहाँ पर अभी, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ये एक चर वाला बहुपद है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ये ए एक्स प्लस बी ले लें हम, या यहाँ पर इसकी जगह हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 3x+5। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सभी वीजे व्यंजकों, ये वीजे व्यंजक हो जाएंगे इस प्रकार के। इनके चर को, ये चर को हम देखते हैं कि घातांक, इसके घात जो होगी यहाँ पर, इसकी घात 1 है, तो ये पूर्ण संख्या ही रहती है। क्या रहती है? पूर्ण संख्या ही रहती है। और इस रूप के व्यंजकों को एक चर, यानी कि इसमें चर कौन सा है? x है, और ये एक ही चर है। यहाँ पर देखिए दो चर वाली समीकरण भी होती है, यानी कि दो चर वाला बहुपद भी होता है। किस प्रकार का होता है वो इस प्रकार का होगा तो 3x+5y। तो ये दो चर वाला होता है। दो चर कौन से हो गए इसमें? x और y दो हो गए। लेकिन एक चर की बात करेंगे तब कौन सा? केवल x आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है 5x+6। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? ये एक चर वाला है बहुपद। और कौन सा चर है इसमें? x चर है। यहाँ पर जैसे कि हम और एग्जांपल देखें, इसमें और उदाहरण देखें इसके, तो यहाँ पर हमारे पास है x² + 2x। तो ये किस में बहुपद है? ये x का चर है ना, इसमें बहुपद है। ये किसमें है? x चर में। x का चर आ रहा है दोनों जगह, तो ये x में x का चर है, इसमें बहुपद है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे कि और हम उदाहरण देखें, 3y² + 5y। तो इसमें y का चर में बहुपद है, यानी कि जो चर वहां पर लिखा होगा उस चर के आधार पर हम कहेंगे कि ये इस चर में बहुपद है, ठीक है। और एक चर वाला होगा तो एक चर वाला, और अभी आपके क्लास 9th में एक चर वाला ही है। तो यहाँ पर हम एक चर वाले के लिए बात करेंगे, बहुपद के लिए, बहुपद में तो यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग चर भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर t² + 4 लिख दें, तो इसमें क्या हो गया? इसमें चर क्या हो गया? t हो गया। तो यहाँ पर t में एक बहुपद है, ये में बहुपद है चर t में, ठीक है ना। चर वेरिएबल t में बहुपद है ये। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये उदाहरण हो जाएंगे किसके लिए? ये हो जाएंगे चर के लिए, कि चर में बहुपद किस प्रकार से होता है। तो अलग अलग आ जाएगा, उसका मतलब यही है कि उस चर के अंतर्गत वो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं। ये तो सिंपली जानकारी हो गई, साधारण जानकारी हो गई ये तो, कि एक चर वाला बहुपद होगा और उसमें इस प्रकार से अलग अलग दिया होगा। तो इस प्रकार से हम बहुपद को पहचानेंगे कि ये किस चर के अंतर्गत बहुपद दिया हुआ है। इसके बाद में अब देखते हैं कि बहुपदों में क्या होता है, कि जैसे हमने बात की, पहले भी बात की है, कि बहुपद आपको जैसे कि इस प्रकार से दे दिया जाए कोई भी x² + 2x, इसमें व्यंजक की बात करें तो इसमें व्यंजक क्या होगा? व्यंजक देखिए, इसमें दो व्यंजक है, एक तो है x² और दूसरा कौन सा है? 2x। तो इसमें दो व्यंजक आपको दिए जाते हैं इस प्रकार से। और इन दोनों व्यंजकों को किस नाम से पुकारा जाता है? इन दोनों व्यंजकों को बहुपद में देखे तो पद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको व्यंजक कहा जाता है एक तो, और बहुपद के आधार पर इन्हें क्या पुकारा जाता है? पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पे, और एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पर उदाहरण देखें, जैसे कि 3y² + 5y + 7, ये आपको चर y के अंतर्गत बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कितने पद आपको दिए हुए हैं, तो गिनेंगे हम 1 2 3, यानी कि प्लस के चिन्ह को ध्यान रखना है आपको, प्लस या माइनस का भी आ सकता है। तो यहाँ पर कितने पद है? 1 2 3। तो यहाँ पर कुल कितने पद है? 3 पद है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने पद है? 3 पद है, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं x⁴ + x⁵, जैसे 5x⁴ 2 x + 7।
इस प्रकार से है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कितने पद है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंतर्गत तो यहाँ पर तो बहुत सारे पद हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में लिखे नहीं है। सिंपली इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में घात बदल दी है। तो इस प्रकार से लिखता हूँ, जैसे मैं इसको इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए अब कितने पद है, 1 2 3 4। माइनस का आ जाए तो भी आपको इसी प्रकार से काउंट करना है कि कितने पद है यहाँ पर, इस प्रकार से। माइनस में आ जाएंगे तो भी 1 2 3 4, कितने पद है, 4 पद है। तो इस प्रकार से आपको पदों का भी ध्यान रखना है कि इनको किस प्रकार से पदों के आधार पर कहेंगे और बीजे व्यंजक किस आधार पर कहते हैं। बीजे व्यंजक तो क्या होता है, एक तो अचर और एक चर उसमें होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजे व्यंजक कहते हैं, ठीक है, या सिंपली हम व्यंजक भी कह देते हैं इससे कभी कभी। लेकिन कोई आपको बहुपद इस प्रकार से दिया होगा तो इसमें आपको पूछे कि कितने पद आपको दिए हुए हैं, तो उसके आधार पर आप बता सकते हो कि कितने पद यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। अब एक बहुपद होता है, उसमें प्रत्येक जो पद होता है उसमें एक गुणांक दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, गुणांक, जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। एक बहुपद होता है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल भी लेंगे कि बहुपद में प्रत्येक पद में क्या दिया हुआ था, गुणांक दिया हुआ था। प्रत्येक पद में एक गुणांक होता है। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक होता है। अब देखिए कैसे, यहां पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 5x² 2 + 6। तो यहां पर आपसे पूछ ले, x + 4 कर देता हूं, इस प्रकार का एग्जांपल देखिए। अब यहां पर पूछ ले आपसे कि x² का गुणांक कितना है। तो गुणांक का मतलब ये होगा कि ये जो x² है इसके आगे कितना लिखा हुआ है, ये इसका गुणांक कहलाएगा। किसका, x² का। x² 2 है, इसका गुणांक कितना कहलाएगा, 5। तो यहां पर 5। यहां पर आपसे पूछ ले कि x का गुणांक कितना है, तो ये कितना होगा, x का गुणांक 6। अब यहां पर पूछ ले आपसे कि x⁻0 का गुणांक कितना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये अगर कोई संख्या इस प्रकार से अकेली लिखी हुई है तो उसके पास में x इस प्रकार से लिखा होता है और इसकी घात 0 होती है। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, चाहे x हो, चाहे y हो, कोई चाहे z हो, चाहे यहाँ पर 1 लाख हो, उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर x⁻0 की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। इस वजह से यहाँ पर केवल हम 4 लिखते हैं। और अगर आपको प्रश्न में पूछ ले कि x⁻0 का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर आप केवल 4 यहाँ पर आप देखकर बता सकते हो कि जो संख्या अकेली लिखी होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखा होगा, केवल 4 लिखा होगा। और x⁻0 का गुणांक पूछ ले तो वहां पर केवल 4 आएगा, अकेली वाली संख्या आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, कि आपको इस प्रकार से दे दे कि -x² + x + 2 इस प्रकार से दे दे और आपसे पूछे कि x² का गुणांक कितना है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसके आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, यानी कि ये 1 से गुणा होता है, ठीक है। इसके आगे कितना है, हमेशा 1 मानना है, और माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x का गुणांक पूछ ले, x का गुणांक, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आप देखेंगे कि इसके आगे लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आपको हमेशा इसके आगे 1 मानते हुए चलना है, ठीक है।
माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो हम -1 मान लेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने -1 माना क्योंकि इसके आगे हमेशा 1 होता है, यहाँ पर भी हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये होगा। और यहाँ पर पूछ ले कि x की घात 0 का गुणांक कितना है, तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये गुणांक पता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, गुणांक किस प्रकार से आपको देखने होते हैं एक बहुपद के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके जो अचर बहुपद होते हैं, आपने अचर बहुपद, ठीक है, ये नाम सुना होगा अचर बहुपद। अचर बहुपद कहते हैं किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी कि कोई भी संख्या है ना आपकी, ठीक है, कोई भी संख्या होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, अचर बहुपद कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे कि 2 माइनस का 9 और 77 ले लीजिए, कुछ भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि 500। तो ये आदि, ये सभी क्या होंगे, बहुत सारे हैं ना, आदि लगा देते हैं, आदि भी बहुपद है। और इन बहुपदों को हम क्या कहते हैं, बहुपद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर बहुपद, ठीक है। अब ये अचर बहुपद किस प्रकार से हुए, अचर बहुपद इस प्रकार से हुए, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हम यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया हमने 2, तो 2 क्या होता है, 2 इंटू एक्स की घात 0, ठीक है ना। तो x की घात 0 है, इसका मान कितना होगा, 2 इंटू 1, गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 को इस प्रकार से लिखा जाता है कि हम जानते हैं कि एक अचर होता है और एक चर होता है, तभी जाके वो आपका बीजीय व्यंजक बनता है, और बीजीय व्यंजकों से ही बहुपद या आपका पद मिलकर बहुपद बनता है। तो यहाँ पर अचर होगा ना आपका, तो वो इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर चर जो होगा ना, इसकी घात यानी कि x की घात 0 होगी, जिसको हम 1 लिखते हैं, और ये इसमें अंतर्निहित होता है 2 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसका हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 77 ले लीजिए, वापस देख लीजिए। तो यहाँ पर 77 इस प्रकार से है और x की घात 0 है, तो 77 इंटू 1, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है, और ये 77 इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी ये अचर होता है और ये चर होता है। चर को यहाँ पर 0 का होने की वजह से यहाँ पर इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 77 लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो संख्याएं होती है आपकी, वो आपकी अचर बहुपद कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 0 को क्या कहेंगे हम, 0 एक ऐसा आपका अचर बहुपद है, ठीक है ना। 0 क्या है, एक ऐसा अचर बहुपद है, यानी कि अचर बहुपद 0 को हम क्या कहते हैं, कहीं पर पूछ ले कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं या 0 बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। आबसद वाले प्रश्नों में आ जाए कि शून्य बहुपद या 0 बहुपद किसे कहते हैं, तो अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। किसे कहा जाता है, 0 को, क्योंकि इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते, इस रूप में 0 इंटू एक्स की घात ये इस रूप में, ठीक है। और लिखेंगे तो भी क्या, ये वापस 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमें लिखना और नहीं लिखना बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये अचर बहुपद होता है, 0 जो होगा ये अचर बहुपद, 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अचर बहुपदों में जो शून्य है उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में प्रश्न पूछ ले आपसे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो उसमें यहाँ पर आपको लिख देना है 0, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जो
अभी तक हमने इतने एग्जाम्पल देखे हैं तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि बहुपद कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल उदाहरण हम की बात करें कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? देख के बताइए आप, क्या ये बहुपद है? और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ये बहुपद है या नहीं है? ठीक है, ये घनमूल है, 3 लिखा है, इसका मतलब है घनमूल है ये। और ये y की घात 2, ये x की घात इसमें x के चर में बहुपद है या नहीं है, ये आपको बताना है। यह भी x का चर है, इसमें बहुपद है या नहीं है। ये y का चर है एक, इसमें बहुपद है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब प्रश्न उठता है क्यों नहीं है? भाई एक बहुपद, बहुपद के लिए क्या चीज होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका जो बीजीय व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक का मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये अलग है, ये पद हो जाता है एक, और ये भी पद हो जाता है, और ये दोनों यहाँ पर एक मान ले तो ये बीजीय व्यंजक होगा, और यहाँ पर भी एक मान ले तो ये बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, अब देखिए इनका बहुपद, ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बीजीय व्यंजकों में क्या नहीं है, घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसे लेते हैं x प्लस 1/x, ये हमने लिया शुरुआत में ये वाला। ठीक है, इसको हमने लिया इस प्रकार से। ठीक है, इसको हमने लिया इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो एक बहुपद हो जाता, ये वाला जो पद है ये तो बहुपद हो जाता, लेकिन ये वाला पद हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि अगर हम इसे लिखें 1/x और x को हम ऊपर ले जाएं तो x की घात -1, तो जो घात है ना, ये वाली घात, ये घात क्या नहीं होनी चाहिए, इसे हम बोलते हैं घातांक। और ये घातांक केवल और केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक चलती है। तो ये माइनस में यहाँ पर घात आ गई है, इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा ये देखिए आप, इसमें भी यहाँ पर x की घात कितनी है? 1/2 है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि x की घात 1/2 है प्लस 3 है। तो यहाँ पर भी आप घातांक देखोगे तो किस प्रकार की आ रही है? घातांक कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर घातांक है 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या में आता है कि कहीं पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट संख्या आएगी 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये घातांक किस प्रकार की नहीं है? पूर्ण संख्या वाली नहीं है, और पूर्ण संख्या वाली नहीं है तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि इस प्रकार से अंश बटा हर के रूप में कोई चर होता है तो वो बहुपद नहीं होगा, वर्गमूल में होता है तो वो बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर घनमूल में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको पता रखना है कि अंश बटा हर के रूप में आएगा और चर नीचे होगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह अगर कोई संख्या होती, यानी कि इस प्रकार से लिखा होता कि x तो ऊपर होता और नीचे 2 होता, तो ये आपका फिर बहुपद हो जाता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। और अगर ये वर्गमूल का चिन्ह इसके ऊपर ना लगकर अगर इसके ऊपर लग जाता तो भी ये आपका बहुपद बन जाता, लेकिन ये किसके ऊपर लगा हुआ है? ये लगा हुआ है x के ऊपर, वर्गमूल x। तो ये आपका क्या कहलाएगा कि ये एक बहुपद नहीं है, और यहाँ पर भी ये इस प्रकार से होगा तो ये आपका बहुपद
नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि अंश बटा हर में अगर हर के अंतर्गत आपका चर आता है यानी कि एक्स वाई जेड आता है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर वर्गमूल में अगर आपका एक्स वाई जेड आता है तो वो भी बहुपद नहीं होगा, और घनमूल में आता है तो भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुपद कब नहीं होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर, कि पदों के आधार पर किस प्रकार से, यहाँ पर हम बात करते हैं पदों के आधार पर किस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है शुरुआत में एक पदी। कौन सा आता है शुरुआत में? एक पदी, और इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल इसे एक पदी किसे कहते हैं? देखिए, एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? केवल एक पद हो, एक पद हो। जैसे अब उदाहरण भी देखते हैं हम इसमें। उदाहरण के तौर पे देखिए कि जिसमें केवल एक पद हो। उदाहरण देखिए, जैसे कि हम लिखे यहाँ पर केवल दो आ जाए तो इसमें भी दो पद होंगे, सॉरी एक पद होगा। कैसे? जैसे कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की घात 0। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स की घात में 0 लिखा हुआ है, इसका मान 1 होगा। गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये एक पद में हुआ ना। दो पद तो कब होता? जब ये 2x+1 इस प्रकार से लिखा होता तो इसमें दो पद हो जाते। तो ये एक पद में इस प्रकार से होता है। और इसके उदाहरण क्या क्या होंगे देखिए, और भी इसके उदाहरण हो जाएंगे। और जैसे हम ले ले 3x आ जाए, ठीक है, 5x की घात 3 आ जाए। यहाँ पर घात को नहीं देखना है, हमें देखना है केवल एक पद में आएगा ये। ठीक है, -7x² आ जाए, 2y आ जाए, ठीक है, 5u आ जाए, 6t आ जाए। ठीक है, ये सब अलग अलग, इसमें अलग अलग चरों में ये इस प्रकार से है, लेकिन केवल ये एक पद में है। ये देखिए x चर में है, ये भी x में है, लेकिन ये y में है, और ये u चर में है, ये t चर में है। तो चर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर हम बात करें कि केवल एक पद में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है द्विपदी या द्विपद। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोनोमियल, यानी कि इसमें केवल कितने पद होंगे? केवल दो पद हो, केवल दो पद होंगे इसमें। ठीक है, पदों को यहाँ पर टर्म्स के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पर केवल दो पद हो। किस प्रकार के पद हो? देखिए, यहाँ पर पदों की बात करें तो जैसे x+1 एक पद, दूसरा पद। ठीक है, और उदाहरण देखिए कि x² - x, यहाँ पर भी दो पद है इस प्रकार से। यहाँ पर y की घात 30+1, तो यहाँ पर भी दो पद है। यहाँ पर u माइनस या प्लस लिख लीजिए u², तो ये भी दो पद है। तो इस प्रकार से दो पदों में लिखा होगा वो द्विपद कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो पदों में लिखा होगा वो द्विपद कहलाएगा आपका। अब बात करते हैं तीन पदों वाला। तो तीन पदों में जो लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? तीन पदों में जो लिखा होगा वो त्रिपद कहलाता है आपका। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिनोमियल। और इसमें कितने? केवल तीन पद होंगे। उदाहरण के लिए इसमें देखेंगे
ठीक है। इनके उदाहरण बहुत सारे हैं, ठीक है, अपने मन से अपने कुछ भी लिख सकते हैं, उदाहरणों की कमी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स, 2x+1, इसमें 3 पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे हम देखें, वर्गमूल 2 प्लस x माइनस 1 2 3, ये इस प्रकार से 3 पद। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों की इसमें कमी नहीं है। यहाँ पर u² + 5x + 6, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर u आएगा, ठीक है। तो u² + 5u + 6, तो ये इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इतने की पदों का हमारे से काम चल जाएगा, हमें 3 पद तक देख लेना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक पद में केवल एक पदी में केवल एक पद होता है, 2 पद में केवल 2 पद होता है, त्रिपद में केवल 3 पद यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि एक बहुपद दिया होगा हमें, तो उसमें आपको देखकर बताना है कि इस बहुपद में इसकी घात कितनी दी हुई है। जैसे कि हमें कोई बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद में घात आपको इस प्रकार से दी हुई है, तो आपको देखकर बताना है कि इसमें क्या घात है अधिकतम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की जो अधिकतम घात है, यानी कि इस बहुपद के अंतर्गत x की अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात वाला पद तो हमें देखेंगे, अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, 3x⁻7, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 3x⁻7, x की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, 3x⁻7, ये आपको दिया हुआ है। अब इस पद में हम देखेंगे कि x का जो घातांक है वो कितना है, इसमें घातांक 7, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें x की घात कितनी है, 7 है। तो ये जो अधिकतम घात इसमें 7 है, अधिकतम x के अधिकतम घात वाला पद है, ठीक है ना, 7 इसकी घात है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बहुपद की घात कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसकी, बहुपद, बहुपद की घात। इसकी परिभाषा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक बहुपद आपको दिया हुआ है, ये बहुपद आपको दिया हुआ था, एक बहुपद में चर की, यानी कि हमने देखा कि जो x था, चर क्या है, इसमें x ही है, और चर x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे x है, इसकी अधिकतम घात 7 है इस पूरे बहुपद के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात वाले पद के, ये अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, इसमें ये वाला है, हमने देखा भी सही अभी है, 3x⁻7, ठीक है। और इसमें x का घातांक कितना है, इसका x का घात कितना है, 3x7 इसमें घात दी हुई है, और 3 इसका गुणांक है। तो यहाँ पर एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं, घात कहा जाता है, घात कहा जाता है। यानी कि ये आपको बहुपद दिया हुआ है, और इस बहुपद में ये जो अधिकतम घात वाला पद है, इसमें x की घात 7 है, तो इस 7 घात को क्या कहेंगे, इस घात को कहेंगे बहुपद की घात। यानी कि ये पूरे बहुपद की घात से प्रदर्शित किया जाएगा इस वाले पद को। तो आपको यहाँ पर देख के बताना है कि अधिकतम जो घात होगी वही उस बहुपद की भी घात होगी, सिंपल बात यह है। जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, x 5x की घात 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर,
इस प्रकार से। अब ये पूछे आपसे प्रश्न कि यहाँ पर आप देख के बताइए कि बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पर बहुपद की घात पूछे आपसे, ठीक है ना, किसकी, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा घातांक अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें जो x की घात है कितनी है, x की घात यहाँ पर 3 है, तो ये बहुपद की घात हो जाएगी। यानी कि इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। इस प्रकार से इसे बहुपद की घात कहते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक शून्यतर, यानी कि शून्य को छोड़कर शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। इसमें कई जगह ऋणोत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर। तो एक शून्यतर शून्य को छोड़कर अचर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। यानी कि इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि एक शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। जैसे कि यहाँ पर आप एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2 है। अब 2 में आप देखेंगे कि 2 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, 2 इंटू एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि x की घात कितनी है, x की घात यहां पर 0 है। और हमने अभी बात की कि अगर किसी बहुपद की घात आपको बतानी हो तो यहां पर हम कैसे बताएंगे कि इसकी बहुपद की घात कितनी है। तो यहाँ पर हम अचर बहुपदों के लिए जब भी बताएंगे तो यहाँ पर x की घात 0 है, तो एक शून्यतर, यानी कि शून्य को छोड़कर, क्योंकि 0 में तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसके साथ में क्या कौन सी घात है। तो यहाँ पर एक शून्यतर, यानी कि शून्य को छोड़कर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद हमने बात की भी, बहुत सारे अचर बहुपद देखे, ठीक है ना पीछे। तो उनकी घात शून्य होती है, ये घात शून्य होती है इस प्रकार से। जैसे 3 भी दिया होगा तो 3 इंटू एक्स की घात 0। तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 0 है। तो यही तो कह रहा है ये अचर बहुपद की घात शून्य होती है। सिंपल सी बात यह है कि अचर बहुपद की घात कितनी होगी, शून्य होगी। तो वो क्या कहलाएगा कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है, या अचर, यहाँ पर हमने देखा कि अचर बहुपद इस पूरे बहुपद की घात को प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, अधिकतम घात। तो यहाँ पर कोई अधिकतम घात नहीं है, 2 में कोई अधिकतम घात नहीं है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि अचर बहुपद में अचर बहुपद की घात शून्य होती है, जो कि हमने इस प्रकार से यहाँ पर देखा भी है कि इसकी घात शून्य होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा जाना है कि बहुपद की घात किस प्रकार से हम यहाँ पर पता करते हैं। तो मेनली यही आपको ध्यान रखना है, मुख्य बात यही है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। किसे कहेंगे, एक बहुपद को देखेंगे और उसमें जो अधिकतम घात होगी, जिस भी पद में अधिकतम घात होगी उसे ही हम उस बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। ये इसका मोटा मोटा मतलब था इस बात का। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें और भी। यहाँ पर अब हम देखते हैं इसमें कि अब इसमें घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर बात करते हैं। अभी तो हमने पद के आधार पर बात की, अब घात के आधार पर। घात के आधार पर बात करते हैं। तो यहाँ पर घात के आधार पर देखते हैं हम एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक घात वाले बहुपद को एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे बताइए। एक घात वाले बहुपद को कहेंगे रैखिक बहुपद।
क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में है यहाँ पर 4x+5। तो यहाँ पर देखिए एक घात वाले बहुपद, तो घात कितनी है यहाँ पर, इसके ऊपर एक घात है, तो एक घात वाला हो गया। यानी कि इसी रूप में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये यहाँ पे 0 लिख लीजिए, तो इसको हम 2y भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी घात कितनी है? इसकी घात 1 है। जो चर होगा ना उसकी घात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक घात वाला बहुपद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल देखिए, t+√2, तो इसकी घात कितनी है? 1 है, जिसको हम लिखते नहीं है अधिकांश, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसकी घात को हम लिखते नहीं है, बाकी इसके ऊपर घात कितनी है? 1 है। इसी प्रकार से देखिए 3-x, तो यहाँ पर x के ऊपर कितनी घात है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा आपका। तो ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? ये सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, आपके मन से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर वर्गमूल 2 y+1, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस y के ऊपर घात 1 है, ठीक है ना। और ये आपका बहुपद भी है, ध्यान रखना यहाँ पर इसका गुणांक वर्गमूल में है, चर वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। चर वर्गमूल में होगा तब वो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है रैखिक बहुपद। और इस रैखिक बहुपद की खासियत देखिए, इसकी खासियत क्या है? इसमें x में अधिकतम 2 पद होंगे। जब चर x होगा तब इसमें केवल अधिकतम 2 पद होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 पद है, तो इसमें केवल 2 ही पद होंगे x के अधिकतम। अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? 2 पद हो सकते हैं। और एक इसका मानक रूप भी होता है, मानक रूप, यानी कि इस रूप में अधिकांश आपको लिखा हुआ मिलेगा। मानक रूप किसका? मानक रूप रैखिक बहुपद का, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसे। तो ये किस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है? ax+b। और इसी रूप में आपको सारे रैखिक बहुपद लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर 4x+5 देखिए, तो a और b क्या है? a और b आपकी वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ए बी वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये आपका फिर रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, ये आपका फिर क्या हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का जो मान है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इस a की जगह 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। और इसका मानक रूप इस प्रकार का होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मानक रूप इस प्रकार से होता है इसका। अब इसमें घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? बताइए आप, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए घात 2 होगी, घात 2 वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? घात 2 वाले बहुपद को हम कहेंगे द्विघाती या द्विघात, द्विघाती या द्विघात बहुपद, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है कि इसके भी उदाहरण देख लीजिए आप।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें घात 2 वाले बहुपद आएंगे, जैसे कि 5 माइनस वाई की घात 2, तो इसमें घात 2 होगी। बहुत सारे पद हैं ऐसे, ठीक है, आपके मन से कुछ भी लिख सकते हो आप, बस इसमें घात 2 होगी, ये ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें अधिकतम घात 2 होगी इस बहुपद की। और इसका मानक रूप किस प्रकार का होगा? मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का होता है। यही हमारे लिए अधिकांश इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप, कि द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में मानक रूप किस प्रकार का होता है? तो इसमें क्या होता है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c क्या है? a b और c क्या है? ये वास्तविक संख्या है, यानी कि a b c की जगह क्या आती है? वास्तविक संख्याओं का मान आता है, ठीक है ना। और a का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 आ गया a की जगह, तो ये रैखिक समीकरण बन जाए, ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, ठीक है ना, रैखिक बहुपद बन जाएगा, जो कि हमने पहले देखा है इससे पहले, ठीक है। इसके बाद में अब तीसरा देख लेते हैं इसमें। और इसमें जो हमने अभी देखा, इसमें अधिकतम कितने पद आ सकते हैं? 3 पद आ सकते हैं, ये हमने देखा, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो इसमें अधिक से अधिक कितने पद आ सकते हैं? 3 पद आ सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा देखते हैं इसमें, कि 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? 3 घात वाले वाले बहुपद को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहते हैं इसे। और इसको लिखते कैसे हैं? देखो, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल है, जैसे 4x की घात 3 लिख दी। अब इसमें ये अकेला पद भी है ना, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 3 घात वाला बहुपद, यानी कि त्रिघाती हो जाएगा। कैसे? इसको इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए, 4x की घात 3 प्लस, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है, इंटू x की घात 0। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका जो गुणांक है ये 0 है, इस वजह से ही तो 0 होगा ये। यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, इसकी घातांक 2 कर लीजिए यहाँ पे। तो इसका गुणांक कितना हो? 0 होने की वजह से ये 0 बन रहा है सारा। और यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि ये 0 है, और इस प्रकार से। तो ये पद इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो 4x की घात 3 आ जाए, तो ये भी आपका त्रिघाती बहुपद होगा। तो ध्यान रखना है आपको, कि उसमें घात को देखकर आपको बताना है कि वो कितने घात का बहुपद है। तो 3 घात होगी तो त्रिघाती बहुपद है, 2 घात होगी तो द्विघाती बहुपद है, 1 घात होगी तो रैखिक बहुपद है, और 4 घात होगी तो चतुर्घाती बहुपद होगा। लेकिन हम यहाँ पर त्रिघाती बहुपद तक बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि 5x की घात 3 प्लस x की घात 2, ठीक है ना। तो इसमें इसमें भी हम देखेंगे, तो ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ये, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुल कितने पद आ रहे हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो त्रिघाती में कुल कितने पद आते हैं? अधिक से अधिक 4 पद। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 4 पद आते हैं इनमें। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको सही तरीके से, कि ये एग्जाम्पल इस तरीके से आ सकता है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ तक ये एग्जाम्पल इस तरीके से आ सकता है। तो इसमें 4 पद हो गए, 1 2
3 4। ठीक है, इस प्रकार से 4 पद होते हैं इसमें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि त्रिघाती बहुपद में इसकी घात अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी। और इस प्रकार से अब इसका मानक रूप कौन सा है, इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसे किसकी, 3 घात वाले बहुपद की। तो ये होती है ए एक्स की घात कितनी, 3 प्लस बी एक्स की घात कितनी, 2, यानी कि कम होती जाएगी यहाँ पर। और सी एक्स की घात 1, जिसे हम लिखते नहीं हैं कभी कभी। और यहाँ पर डी एक्स की घात 0, इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, इस वजह से इसे लिखते नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की घात 1 को भी लिखते नहीं है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 अधिकतम 4 पद होते हैं त्रिघात के अंतर्गत, त्रिघात बहुपद में। और इसमें जो ए का मान है यानी कि ये वाला, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये फिर द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें जो ए बी और सी और डी है, ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्याओं में से लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि ये घात के आधार पर इस प्रकार से बहुपद है। ये आगे तक चलते रहेंगे, 4 घात वाले, 5 घात वाले तो चलते रहेंगे, लेकिन हमें 3 घात वाले बहुपद तक देखना है, यहाँ तक अपना काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से हो जाएंगे। और n घात वाले बहुपद के लिए हम देख लेते हैं कि n घात वाला बहुपद किस प्रकार से लिखा जाता है। n घात वाला बहुपद ये किस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ये आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, n-1 इस प्रकार से। ये भी पूछ सकते हैं कि n घात वाला बहुपद लिखिए, 1 नंबर में खालिस्तान के अंतर्गत पूछ ले आपको कि n घात वाला बहुपद लिखिए, तो इस प्रकार से लिखा जाता है n घात वाला बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो घात है वो कम होती जाती है। यहाँ पर जो घात होगी वो, जैसे कि यहाँ पर माना कि ए एन क्या है, गुणांक है। और x बहु ये चर है आपका, और इसकी घात n है। यहाँ पर ये गुणांक है, ये भी गुणांक है, ये आपका चर है। ठीक है, यहाँ पर भी चर है, इसकी घात कम होती जाएगी। और यहाँ पर भी इसकी जो संख्या है ये कम होती जाएगी। इस प्रकार से मतलब दूसरा आता जाएगा कोई भी। तो इस प्रकार से अगर ये सारे इसके जो गुणांक है ना, ये सारे अगर बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये 0 ये सब 0 हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से n तक अगर ये 0 हो जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें शून्य बहुपद प्राप्त होता है। शून्य बहुपद क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 0 से। ठीक है, शून्य बहुपद को किससे लिखते हैं, 0 से। और शून्य बहुपद की घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको कि जैसे शून्य है तो इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं कि x की घात आपने लिख दिया कि इसके, तो हमें पता नहीं है कि इसकी घात कितनी है। इस वजह से यहाँ पर क्योंकि ये गुणा होने के बाद में 0 हुआ है, तो इससे पहले हमें पता नहीं है। जैसे कि इसकी x की घात 2 है, तो हमें पता थोड़ी है कि इसके पीछे कितनी घात है। यहाँ पर हमें शून्य बहुपद प्राप्त हुआ तो इसमें 0 आ गया हमारे पास, तो इसमें पता नहीं चलता है कि x की घात कितनी है। तो इसमें ये बहुपद की जो शून्य बहुपद है, इसमें x की घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इस प्रकार से ये हमने बेसिक परिचय पढ़ा। इसके बाद में हम कुछ एक सर्वसम्यकाएं हैं जो इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए हमारी बहुत सहायता करेगी। ठीक है, तो उन सर्वसम्यकाओं को हम देख लेते हैं एक बार। सर्वसम्यकाएं देखते हैं। इन सर्वसम्यकाओं को कहते हैं बीजीय सर्वसम्यकाएं।
बीजीय सर्वसमीकरण। और इन सर्वसमीकरणों को आपको याद कर लेना है अच्छे से, चाहे आप इसे रट के करो चाहे कैसे भी करो, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि आपको सिंपली याद भी होगी एक दो तो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या इसे कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में भी अभी पढ़ते हैं हम कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम x और y को लेकर चल रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, तो इसी में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हम a प्लस बी के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, आपको जैसे भी याद रखना है वैसे रख सकते हो आप। यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से होगी। एक होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका है ये होती है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, या पहले प्लस वाला आ जाता है और बाद में माइनस वाला आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार से आपको दिया हुआ हो, यानी कि पहला पद बराबर हो और दूसरा पद दोनों में अलग अलग दिया हो, तब क्या आपको ध्यान रखनी है, सर्वसम्मिका एक्स स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस इन दोनों को आपको जोड़ना है, ये जो दूसरा पद है ए और बी को जोड़ना है, ब्रैकेट में इनको रख देते हैं ए प्लस बी, और यहाँ पर एक्स से गुणा करना है जो कि आपका पहला पद है इसमें। इसके बाद में क्या करना है, ए और बी को गुणा करना है। ठीक है, तो ये आपको सर्वसम्मिका ध्यान रखनी है। इसके लिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर x प्लस वाई के लिए। ठीक है,